हम बात कर रहे थे चैप्टर 7 की नाभिगान धारणीय अध्याय की। तो हमने आपको बता दिया था धारणीय वेग के बारे में, धारणीय वेग के बारे में, व्यायाम के बारे में और हित अहित के सेवन तथा त्याग विधि के बारे में। प्रकृति का मैंने आपको एक जनरल जनरल थोड़ी मोड़ी एक बेसिक बात बता दी थी कि प्रकृति का निर्माण किस तरीके से होता है, कितनी प्रकृति होती है। आइए स्क्रीन लगाते हैं, फटाफट बातें शुरू करती हैं। थोड़ा सा बचा है चैप्टर 7, लगभग 40 मिनट का बचा है, लगभग खत्म कर देते हैं इसको। आइए, यहाँ तक कोई समस्या किसी को? चलिए ठीक, शेयर करते हैं इसको। आइए, बात कर रहे थे अपन किसकी, प्रकृति में। बता दिया था कि प्रकृति का निर्माण किस तरीके से होता है। जब गर्भ में शुक्र और शौर्य का मिलन होता है तो उसी में अष्ट प्रकृति का आत्मा ये सब आ जाते हैं, और उसी टाइम जिस दोष की अधिकता रहती है उसी दोष के अनुसार प्रकृति का निर्माण हो जाता है। और प्रकृति कैसी होती है? पुरुष और जन्म से वही प्रकृति रहती है। ठीक है, यानी कि बात करते हैं, ये नहीं कि बार बार चेंज होगी। प्रकृति होती है कांस्टेंट है। मैंने बताया था जिस प्रकार कोई कीड़ा होता है, अंदर विष होता है, उस विष से उस कीट को, उस कीड़े को नुकसान पहुंचता, उसी तरह की तरीके से उसको क्या कहते हैं, प्रकृति से उस व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचता। ठीक है, तो लिख रहा है शौर्य का जो सहयोग होता है तभी से संपित्त वात कफ प्रकृति के कुछ वात प्रकृति के, कुछ पित्त प्रकृति के, कुछ कफ प्रकृति के पुरुष आता है। इन चारों प्रकृति में सम वात पित्त कफ प्रकृति वाले स्वस्थ रहते हैं और वात पित्त कफ अलग अलग वाले सर्वदा योगी रहते हैं। यानी मैं कह रहा हूँ किसी की वातज प्रकृति है तो कैसा रहेगा? रोगी रहेगा। किसी कफज प्रकृति है और रोगी रहेगा। किसी की पित्तज प्रकृति है, रोगी रहेगा। मैंने बोल दिया किसी की सन्निपातज है, सन्निपात यानी वात भी है, पित्त भी है, कफ भी है, सन्निपातज है, तो क्या रहेगा? वो स्वस्थ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस लाइन में ये बोला गया है। आगे देखते हैं, तो लिख रखा है सुश्रुत ने भी दोषों के अनुसार 7 ही प्रकृतियां मानी है। ठीक है, किधर मानी है? सुश्रुत शारीर 4 में। ठीक है, रेफरेंस है कि सुश्रुत ने प्रकृति का वर्णन कहाँ पे किया है। क्वेश्चन आता है कि सुश्रुत ने प्रकृति का वर्णन किस अध्याय में किया है, तो अब टिक मारोगे सुश्रुत शारीर 4 में। पर मैंने आपको कल बताया था कि प्रकृति का वर्णन चरक सूत्र 7 के अलावा चरक विमान 6 में, चरक विमान 8 में भी आया है। वहां पर भी सप्त प्रकृति आपको बताई गई है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। लिख रहा है स्वस्थ लक्षण, तो ध्यान बताया आचार्य ने, तो आपको ये याद करना है श्लोक। समदोषा शव अग्निश्य शव धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मना स्वस्थ विधीयते, यानी जिसके दोष, जिसकी अग्नि, जिसके धातु मल और क्रिया सब समावस्था में, जिसकी प्रसन्न है क्या? आत्मा, इंद्रिया, मन, यानी जिसकी इंद्रिया मन आत्मा तीनों प्रसन्न है, स्वस्थ इति विधीयते, उसी को स्वस्थ बोला गया है। कहाँ ये स्वस्थ की परिभाषा? चरक सॉरी सुश्रुत सूत्र 25, सुश्रुत सूत्र 25, यानी सुश्रुत ने अपने सूत्र स्थान के 1525 15वें अध्याय में स्वस्थ परिभाषा बताई। तो ध्यान रखना है कि स्वस्थ का लक्षण सुश्रुत ने कहा दिया है, प्रकृति के बारे में कहा दिया। ध्यान रखना, प्रकृति शारीर 4 में है, जबकि जो स्वस्थ है, स्वस्थ के बारे में बात कही गई है वो सूत्र 15 में कही गई है। तो सूत्र 15 और शारीर 4 ये दोनों एक ही जगह पर आए हैं, लेकिन दोनों बात अलग अलग है। एक में स्वस्थ के बारे में बात है, एक में सब प्रकृति का वर्णन आया है। ठीक है, चलिए अब नीचे लिख रहा है प्रकृति के विरुद्ध गुण का सेवन ही स्वास्थ्य वर्धक होता है। यानी क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है प्रकृति के विरुद्ध, मतलब मैंने कहा किसी की वातज प्रकृति है तो उसको वातज आहार वर्ग का सेवन काफी हिसाब से करना है। किसी की कफज प्रकृति है, ऑलरेडी उसके अंदर कफ की प्रधानता है, तो कफज आहार वर्ग काफी समझ कर करना है। मैंने बोल दिया कोई ऑलरेडी मोटा है तो उसको जो स्निग्ध आइटम है, गुरु आइटम है, शीत आइटम है, इन आइटमों से बचकर रहना है। ठीक है, यानी इस तरीके से रखते हैं। और उसकी कफज प्रकृति है तो ऐसे आहार विहार जो कफ की वृद्धि कर सकते हैं, ऐसे विहार, ऐसी चेष्टाएं जो कफ वर्धक हो सकती हैं, उन चेष्टाओं से, उन आहार से, उन विहार से तो बचकर रहना है। जैसे अगर उसको पता है कि मेरी कफज प्रकृति है, अगर मैं थोड़ा भी ज्यादा आराम कर लूंगा, सोऊंगा, बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करूंगा, तो क्या होगा? मेरे अंदर के जो दोष है प्रकोपित हो जाएंगे, मेरा कफ प्रकोपित हो जाएगा, मेरे अंदर कफज व्याधि हो जाएंगी। लेकिन यही कह रहा है कि जो आपकी प्रकृति उसके विपरीत आपको
आहार विहार का सेवन करना, यही आपके लिए हितकर होता है और यही आपकी स्वस्थ रहने में मदद या सहायता करता है। कह रहा है विपरीत गुणस्तेषाम स्वस्थ वृत्ते विधिरहितम सर्व सम सर्वरसम सात्म्यम सम धातु प्रशिष्यते। और कह रहा है जो सम धातु वाले हैं, सम धातु मतलब जिसके अंदर वातज पित्त कफ तीनों समान है, सर्वरसम उनको सर्वदा यानी कह रहा है समम सर्वरसम सात्म्यम यानी उनको सभी रसों का सेवन करना चाहिए और सभी रसों का सेवन उनके लिए सात्म्य और श्रेष्ठ माना जाता है। यानी कह सकते हो जिनके अंदर सिर्फ एक एक दोष दिखता है तो उनको संभल कर चलने की जरूरत है और जिनके अंदर समझ यानी कह सकते हो सन्निपातक प्रकृति है या कह सकते हो सारी प्रकृति यानी बात तीनों एक साथ मिलते हैं, उनको क्या कहते हैं सारे आहार सारे रस साथ में होते हैं, सारे साथ में उनको क्या कहते हैं सेवन करने के लिए बताया गया है। आपको ध्यान रखना है कि जिनकी प्रकृति सन्निपातक है, जिनके अंदर वात बराबर मिलते हैं, उनको सारे रसों का सेवन करने के लिए बताया गया है। जबकि अगर किसी के अंदर एक प्रकृति है या क्या कहते हैं कह सकते हो सिर्फ वातज है, सिर्फ कफज है, सिर्फ पित्तज है, तो उसको संभल के चलने की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है निज रोग की उत्पत्ति ना होने के कारण। देखिए दो प्रकार के रोग होते हैं, एक तो होता है निज और एक होता है आगंतुक। निज रोग मैंने बताया शरीर के अंदर, मैंने पहले ही बता चुका हूँ चैप्टर 1 में शायद मैंने बताया था निज और आगंतुक। तो निज रोग क्या होती है, आगंतुक क्या होते हैं, चलिए आप लोग बताइए मुझे क्या होते हैं निज रोग, निज और क्या होता है आगंतुक, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, निज और आगंतुक के बीच में? सर जो निज होता है वो शरीर के दोषों की वजह से होता है और आगंतुक जो है वो मतलब बाहर से किसी चीज की वजह से होता है, बाहरी कारण बहुत की अच्छा। वजह से। अब मुझे आप ये बताओ किसमें दोष पहले प्रकोपित होते हैं और किसमें रोग की उत्पत्ति पहले होती है? इस बारे में पॉइंट आया था, याद हो तो अगर आपको कुछ याद आ रहा है, क्या कहते हैं कि दोष की पहले दोष प्रकोपित किसमें होते हैं? निज में पहले दोषों का प्रकोप होता है कि आगंतुक में पहले दोषों का प्रकोप होता है, बताइए। सर निज में। निज में। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले निज में क्या होता है, दोषों का प्रकोप होता है या दोष प्रकोपित होते हैं, फिर दोष प्रकोपित होकर के रोग की उत्पत्ति होते करते हैं। जबकि जो अभिघात इसमें चार होते हैं, अभिशाप होता है, अभिसंग होता है, विघात होता है, अभिचार होता है। इसमें क्या होता है, पहले बाहरी आघात होता है। जैसे कि आप चल रहे थे रोड पर, आप किसी ने टक्कर मार दी पीछे से या किसी ने आपको श्राप दे दिया या फिर आपने किसी बड़े बूढ़े या किसी साधु संत का अपमान किया तो उसने श्राप दे दिया, उससे बात का प्रकोप हो गया। यानी क्या होता है, पहले बाहरी आघात यानी पहले भारी कारण बीच में आते, उसके बाद दोषों का प्रकोप होता है। यानी निज में क्या हो रहा है, पहले दोषों का प्रकोप हो रहा है, जबकि जो आगंतुक है इसमें पहले भारी आघात या भारी कारण आ रहे हैं, बाद में दोष का प्रकोप हो रहा है। तो आप कह सकते हो निज में पहले दोषों का प्रकोप होता है, बाद में रोग की उत्पत्ति होती है। जबकि आगम यहाँ पर पहले रोग की उपस्थिति हो जाएगी, दोषों का प्रकोप बाद में नजर आएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो क्या कहते हैं रोग किसमें पहले हो रहा है, आगंतुक में। दोषों का श्लोक कुछ ज्यादा नहीं है, बस श्लोक में संग और उत्सर्ग ये दो मीनिंग है। इसका मतलब मैं बता देता हूँ, संग और उत्सर्ग। ध्यान रखोगे उत्सर्ग का मतलब होता है आउट, निकल जाना। संग का मतलब होता है इन, रुक जाना। ठीक है, तो संग का मतलब रुक जाना, इकट्ठा हो जाना। ठीक है, इन रहना। उत्सर्ग मतलब बाहर निकल जाना। ठीक है, उत्सर्ग। आइए देखिए हिंदी में क्या लिख रहा है। हिंदी में सबसे पहले तो आपको श्रोतस के बारे में बताया गया है, छिद्र के बारे में। आपके शरीर में कितने छिद्र होते हैं आपको पता है, 7 छिद्र ऊपर होते हैं, 7 ऊपर छिद्र होते हैं, 2 छिद्र आपके नीचे होते हैं और 2 छिद्र जो नीचे होते हैं इनके अलावा आपकी स्वेद जो लोमकूप है वो अनगिनत अलग से होते हैं। आइए गिनते हैं। तो कह रहा है 2 निचले भाग में, एक गुनल, एक गुदा और एक मूत्र मार्ग, यानी एक एनल केनाल और एक आपका यूरिनरी। तो 2 तो यहाँ हो गए, ये अधोभाग हो गए, मैं बताया था ना 2 नीचे होते हैं अधोभाग, 7 ऊपर होंगे, 7 शिरोभाग में। कैसे, 2 नेत्र हो गए, 2 कर्ण हो गए, 2 नासिका छिद्र हो गया, 1 मुखमार्ग। तो 7 कैसे होते हैं, ऊर्ध। 7 होते हैं ऊर्ध। कितने हो गए, 9। और स्वेद में, स्वेद में यानी लोमकूप अलग से होते हैं। ठीक है, और इन सबको क्या कहा जाता है, इन्हें मलायन या मल्ग मार्ग कहा जाता है, क्योंकि इन सबसे कुछ ना कुछ मल निकलता है। गुदा से अलग मल निकलता है, मूत्र मार्ग से अलग मल निकलता है, कान से, नाक से, आंख से, सबसे कहीं ना कहीं से मल निकलता है कुछ ना कुछ। स्वेद से भी क्या कहते हैं, स्वेद निकलता है, मल निकलता है। यानी इनको मल मार्ग बोला गया क्यों, क्योंकि यहाँ से जो मलाएं है यानी जो मल है ये मल का आयन है, मतलब मल का रास्ता है, यहाँ से मलों को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, कहा जाता है, आगे लिख रहा है
जब दोष या कह सकते हैं जब दुष्ट होकर मल मात्रा से अधिक हो जाते हैं, तब मल मार्गों में बाधा पहुंचाते हैं। ठीक है, यानी कि जब जो मल है वो क्वांटिटी में ज्यादा हो गए, फॉर एग्जाम्पल आप फीकल मैटर को ले लीजिएगा, फीकल मैटर ज्यादा हो गए तो क्या होगा, तकलीफ देता है, एक तरीके से रुकावट उत्पन्न करता है। ठीक है, तब ध्यान रखना है कि जब भी क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी, लिख देते हैं क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन। और ऑब्स्ट्रक्शन क्या बोलते हैं, संग बोलते हैं या उपसर्ग बोलते हैं? बताइए। क्वांटिटी ज्यादा होने पर मैं बोल रहा हूँ कि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। ये बात आप सबको समझ में आ जाती है कि जब भी क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है हमारे शरीर के अंदर, बल्कि आप नाली में देखते हैं जो कचरा है, डेब्रिस है, उसकी क्वांटिटी अगर ज्यादा हो गई तो वहां पर नाली में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। अब आप मुझे ये बताइए, ऑब्स्ट्रक्शन को क्या बोलेंगे, संग बोलेंगे या उपसर्ग बोलेंगे? अभी मैंने बताया आपको, उपसर्ग। संग बोलेंगे। संग बोलेंगे। संग का मतलब बाहर जाना निकलेगा होता है, तो संग उपसर्ग बोलेंगे बोलेंगे ना। इसको। हाँ, जब बाहर निकलेगा, यही तो लिख रहा है, उत्सर्ग मतलब आउट, बाहर निकलना। ऊपर हिंदी में लिख रहा है, उत्सर्ग मतलब होता है निकल जाना, और संग मतलब होता है रुक जाना। तो ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या हो रहा है, संग यानी रुक जाना। तो ऑब्स्ट्रक्शन जो है क्या लिखूं, संग। संग। क्वांटिटी ज्यादा है तो वृद्धि लिखूं, क्षय लिखूं? बताइए। वृद्धि। क्वांटिटी ज्यादा वृद्धि। जब बढ़ रही है तो वृद्धि लिखूंगा, क्षय लिखूंगा? वृद्धि। वृद्धि। आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ जिससे आपको बात समझ में आए। यानी इससे क्या हुआ कि जब भी मल की वृद्धि होती है तब संग हो जाता है। तो ये जो लिख रहा है कि मैंने ऊपर है, इस पूरे पैराग्राफ में ये बातें कही हैं, और ये बातें मैंने ऊपर पॉइंट में लिख दी कि जब भी मल का संग हो जाएगा, कब होगा मल का संग, जब मल की वृद्धि होगी। यानी जब क्वांटिटी ज्यादा बढ़ जाएगी तभी आपको क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा। जैसे मैं करके बताऊं, तो लिख के बताओ सिंपल। मैं कह रहा हूँ जैसे मल संग है, यहाँ पर मल की वृद्धि, मैं बोल रहा हूँ मल की वृद्धि हो गई यानी क्वांटिटी ज्यादा हो गई। क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, यानी मल संग हो जाएगा, रुक जाएगा। और इससे क्या हो जाएगा, भारीपन डेवलप हो जाएगा, हेवीनेस आ जाएगी। अब कह रहा है नीचे मल क्षय हो गया, क्षय मतलब क्वांटिटी कैसी हो गई, कम हो गई। क्वांटिटी क्या हो गई, कम हो गई। इसी को बोल देगा मत उत्सर्ग। जब क्वांटिटी कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा उसका, यानी निकल जाएगा आउट। क्या हो जाएगा, आउट। ठीक है, तो ध्यान रखना है मल संग कब होगा, जब मल की वृद्धि हो जाएगी, और मल उत्सर्ग कब होगा, जब मल का क्षय हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जब मल की वृद्धि हो जाती है तो मल संग होता है, और क्या कहते हैं, जब मल का क्षय होगा तब मल का उत्सर्ग होगा, मल निकलेगा। तो ये दो बातें ध्यान देंगे। अगर मैं आपसे कल पूछ लेता हूँ कि मल संग कब होगा, तो बता देंगे मुझे मल संग कब होगा? बताइए, मल संग कब होगा? जब वृद्धि होगी। बताइए, मल संग कब होगा? जब वृद्धि होगी। और मल का क्षय और मल का उत्सर्ग कब होगा? मल जब का मल का क्षय। उत्सर्ग कब होगा? जब क्षय जब होगा। क्षय ठीक होगा। है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा। अब देखिए, विमर्श में आपको दिख रहा होगा एक पॉइंट आया है कि शरीर में 3.5 करोड़ रोमकूप होते हैं, यानी कह सकते हैं एक तरीके से स्वेट ग्लैंड्स के लिए बोल दिया गया है। स्वेट ग्लैंड्स कितनी बताई गई है? 3.5 करोड़, 3.5 करोड़। किसने बताया ऐसा? एक स्कंद पुराण में। किसने? स्कंद पुराण में से बताया गया एक पॉइंट है। कभी कभी आ जाता है, कोई कोई पूछ लेता है कि स्कंद पुराण में लोमकूप की संख्या कितनी बताई गई है? तब टिक करोगे 3.5 करोड़। और यहाँ पर श्रुतस के बारे में बात चली, लिख दिया कि क्या कहते हैं, चरक ने कितने माने हैं, सुश्रुत ने कितने माने हैं। सुश्रुत ने 11 श्रुतस माने हैं, चरक ने 13 माने हैं। तो ये श्रुतस के नाम किस तरीके से कितने माने हैं, कितने? बताइए। चरक ने 13 माने, इतना मैंने आपको बता दिया। कौन कौन से 13 माने, किसी को नाम याद है? बताइए जल्दी, जल्दी बताइए मुझे। नहीं पता किसी को, चलिए याद कर लेंगे। 3 तो प्राण, उदान, अन्न। आगे बताइए, आगे कौन कौन से होते बताइए, बताइए। 7 धातु होती है, लौह सिंपल है। सतस, 3 मल ठीक के, है, 7 3 धातु बल्कि के। हो जाते हैं, बस। कितना सिंपल है, आप लोग बोलते ही नहीं है कि 13 कैसे हो गए आपके, ये कितने हो गए 3, ये कितने हो गए 7,
ये कितने हो गए 3, टोटल कितने हो गए 30। अब सुश्रुत की बात कर लेते हैं। सुश्रुत ने कितने माने हैं बताइए? 11 11 पेयर। सर 11 पेयर्स। 11 टोटल 22 होते हैं। 11 पेयर, बहुत अच्छा। कौन कौन से माने नाम बता दीजिए मुझे आप, बताइए क्या क्या चेंज हो जाएगा, बताइए बताइए जल्दी बताइए। देखो प्राण, उदान, अन्न तो सेम रहता है, अन्न पहले आ जाता है अगर सीक्वेंस। सर ये बस करो। उदान है या फिर उदक है? सॉरी मुझे उदक याद आ गया, तो यही मुझे लग रहा था, उदान तो वायु होती है, उदक उदक हाँ जल, जल के लिए होता है ना, जो उदक वाला जल के लिए होता है। प्राण उदक अन्न और प्राण अन्न उदक। अब बताइए धातुओं में कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं है, क्या मोडिफिकेशन आप बताएंगे मुझे? रस है कि नहीं है? मैं लिखते चल रहा हूँ, बताइए गलत लिखूं तो बताना। रस है, यस सर। रक्त है, यस सर। मांस है, बताइए मांस है कि नहीं है? अरे है सर। बताओ, हाँ यार आप कुछ बोलो। है, मेद, मेद भी है। मेद है कि नहीं बताइए जल्दी। है। अस्थि, अस्थि नहीं है। अस्थि नहीं है। सही बताओ, अस्थि है कि नहीं है? नो सर, कंफर्म बताओ मुझे। नहीं है, नहीं है। अस्थि नहीं है। मैं हो सकता है गलत लिखूं, ठीक है, मैं जान के गलत लिख रहा हूँ, आप ये मत सोचिएगा सबको आता है कि मैं इसलिए गलत लिख रहा हूँ जिससे पता चले कि आपको कितना आ रहा है। अस्थि नहीं है। मज्जा है कि नहीं है? मज्जा है कि नहीं जल्दी बताइए, बताओ। नहीं है। नहीं है मज्जा? नहीं है, चलो मान लिया आपकी बात। शुक्र, शुक्र है। शुक्र, है। शुक्र है। है, चलो। और आगे मल कौन कौन से हैं? मूत्र है कि नहीं है? मूत्र है, पुरुष पुरुष है कि नहीं है बताइए? है। और क्या कहते हैं, श्वेत है कि नहीं है? श्वेत है कि नहीं? श्वेत स्वेद है। जल्दी बताओ। यस सर। नहीं, श्वेत नहीं है। स्वेद श्वेत नहीं, की जगह आर्तव है आर्तव यहाँ है। पे, श्वेत की जगह आर्तव। आर्तव है यहाँ पर, आर्तव आर्तव। अब देखिए याद कैसे करना है इनको, याद कैसे करना है, देखिए आइए लिखते हैं, याद कैसे करें, कभी नहीं भूलेंगे आप, याद कैसे करें। आइए मैं बोल रहा हूँ, चरक कितने थे? 13। अब देखिए सुश्रुत के 11 है। अब मुझे क्या करना है, 13 से 11 बनाना है। तो 13 से 11 कैसे बना, मुझे सर मैथमेटिक्स आती है थोड़ी सी, हमने मैथ पढ़ रखी, थोड़ी सी मैथ मुझे भी आती है। मैथ कैसे आती है, अगर मैं 13 में से 3 निकाल दूं तो कितना बचेगा? 13 में 3 कितना होता है बताइए आपको, कितना होता है 13 में 3? 11 अरे बोलो, इतना सोचना पड़ रहा है, कितना होता है? 10 11, 13 में 3 10 11 होता है, 10 होता है। और 10 प्लस 1 कितना होता है बताइए? 11 बताइए 10 प्लस 1 11। कितना होता है? 11 होता है। इतना सोच कर बोल रहे हो, आपको लग रहा है कि सर ने इसमें कुछ गोलमाल तो नहीं कर रहे सर इसमें? 10 प्लस 1 कितना होता है? 11 होता है, 11। अब देखिए, यानी कि अगर मैं चरक के में से 3 निकाल दूं तो 10 बचेंगे, और 10 में 1 ऐड कर दूं तो सुश्रुत वाले आ जाएंगे। यानी अगर मैं चरक के में से 3 निकाल रहा हूं यहाँ पर, अगर चरक में यहाँ पर 3 निकाल रहा हूँ और 1 ऐड कर दे रहा हूँ तो सुश्रुत के 11 आ जा रहे हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये 3 कौन से हैं और ये 1 कौन सा है। तो ये 3 कौन कौन से हटाने हैं, तो आप याद करोगे, अस्थि हटा देना है, अस्थि मज्जा स्वेद। मज्जा हटा देना है, अस्थि मज्जा और स्वेद हटा देना है, और कौन सा ऐड कर देना है? आर्तव। आर्तव। आर्तव, बस। यानी याद कैसे करना है आपको कि चरक के 13 में से पहले 3 हटा देने हैं और 1 जोड़ देना है। इससे एक बेनिफिट और है आपका, अगर आप ऐसे याद करते तो एक बेनिफिट और है, पीजी का क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे पीजी क्वेश्चन हो जाएगा? अगर आपसे पूछ ले जाए, पीजी क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा कौन सा स्रोतश है जिसको चरक नहीं माना, सुश्रुत ने माना है, तो कौन सा स्रोतश है? आंसर बताइए, आर्तव। बताइए। आर्तव, यानी आर्तव ऐसा स्रोतस है, चरक ने इसको नहीं माना।
जबकि सुश्रुत ने इसको माना। ठीक है, सबको ध्यान रखना है क्या 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 संख्या से ये बात आई थी मैंने यहाँ पर कर ली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए, तो ये यहाँ तक की बात हो गई। अब आगे देखेंगे क्या कहते हैं। हाँ, ये दे रखा है श्रोतस दुष्टि का लक्षण, यानी ये श्रोतस की दुष्टि हो जाती है तो क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था। अति प्रवृत्ति, ज्यादा प्रवृत्ति होगी उसमें से। संगो, बिल्कुल प्रवृत्ति नहीं होगी, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। श्राणाम ग्रंथि हो, ग्रंथि पड़ जाएगी। बीमार गमन, और उसका बीमार गमन हो जाएगा। आइए इसको भी मैं थोड़ा लिखकर याद करा देता हूँ। तो क्या होगा, अति प्रवृत्ति। मैं श्लोक की पॉइंट लिख दे रहा हूँ चारों, बस श्लोक पूरा नहीं लिख रहा, कोई मतलब नहीं है याद करने के लिए। श्लोक पूरा याद कर लो तो बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं आपको कहते हैं 4 पॉइंट याद करा रहा हूँ। अति प्रवृत्ति, संगो, श्राणाम ग्रंथि, और लास्ट में विमान गमन। अब ये 4 आपको याद करनी है। अति प्रवृत्ति पहला, संगो दूसरा, श्राणाम ग्रंथि तीसरा, विमार गमनम चौथा। अब देखिए क्या होता है, जब भी जो श्रोतस होते हैं, मैंने आपको बताया था श्रोतस का मतलब होता है चैनल्स होते हैं, टनल्स होती हैं, जो ऑल ओवर बॉडी स्प्रेड होती हैं और एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल तक, एक मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती हैं। जो परिणाम प्राप्त धातु होता है, जो धातुओं का निर्माण हो चुका है, उन धातुओं को भी शरीर में इधर से उधर यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करती है। कौन? जो आपके श्रोतस होते हैं। यानी श्रोतस एक तरीके से आप कह सकते हो वो एक ऐसी श्रृंखला है, ऐसी चेन है, ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो मटेरियल्स को बॉडी में एक जगह से दूसरे लेके जाता है। यानी यार कोई भी गड़बड़ हो रही है मटेरियल में, किसी की वृद्धि हो रही है, किसी का क्षय हो गया, तो उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा? श्रोतस रेस्पॉन्सिबल होंगे। तो अगर श्रोतस दुष्ट हो गए, मतलब श्रोतस पॉल्यूट हो गए, गड़बड़ हो श्रोतस में, तो क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकते, तो आप ध्यान रखोगे। अति प्रवृत्ति, जो मूवमेंट होगा या मल का हो धातु का बढ़ जाएगा, मूवमेंट बढ़ जाएगा, अति प्रवृत्ति। दूसरा संग हो सकता है मूवमेंट रुक जाए, पहले में मूवमेंट बढ़ गया, दूसरा हो सकता है मूवमेंट रुक जाए। तीसरा हो सकता है बीच में ग्रंथि पड़ जाए, गांठ पड़ जाए, ट्यूमर हो जाए, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए। फिर है बीमार गमनम। बीमार गमनम मतलब गलत रास्ते में चले जाना, यानी पहले में क्या हो रहा है, पहला क्या हो रहा है ज्यादा, दूसरा क्या हो रहा है कम, तीसरा क्या हो रहा है मार्ग आवरण, यानी कि इतनी गांठ पड़ गई, ग्रंथि पड़ गई। चौथा बीमार गमनम, अलग रास्ते पे चला जाना। तो आपको चारों याद कर लेनी है कि क्या है, दुष्टि के लक्षण है कि जब भी श्रोत दुष्टि होगी तो ये चारों लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ये वाली बात भी हो गई। अब व्याधि विपरीत तथा हेतु विपरीत चिकित्सा। कुछ नहीं है, बस आपको लास्ट की हिंदी वाली लाइन याद करनी है। मात्र कालो विचारेण, मात्रा कालो विचारेण। अगर ये लाइन आती है मात्रा कालो विचारेण, तो पूछा जाएगा किसके लिए लाइन आई है, तो वो करना है व्याधि विपरीत और हेतु विपरीत चिकित्सा के लिए। लाइन आचार्य ने बोली, क्या लाइन बोली है? मात्रा कालो विचारेण, यानी कि जब भी आप व्याधि विपरीत और हेतु हेतु विपरीत चिकित्सा करोगे तो उसमें आप मात्रा का विचार करोगे। क्या चिकित्सा कर रहे हो, उसमें आपकी औषधि दे रहे हो, ट्रीटमेंट कर रहे हो, उसमें क्या कहते हैं क्या मात्रा से दोगे, काल का विचार करोगे कि ये समय ठीक है कि नहीं है। यानी आप उसमें मात्रा को भी और काल को भी इंपोर्टेंस दोगे। किसी को पता है व्याधि विपरीत और हेतु विपरीत क्या डिफरेंस होता है? थोड़ा बताना चाहूंगा, डिटेल में रोग निदान में देखते हैं, निदान स्थान में देखेंगे। फिलहाल आप मुझे ये बताइए, किसी को पता है हेतु विपरीत और व्याधि विपरीत चिकित्सा का क्या मतलब होता है? थोड़ा सा आइडिया हो किसी को? देखिए क्या होता है हेतु का मतलब, पता है हेतु क्या होता है? हेतु मैं बता निदान रखा हूं, हेतु कारण, कारण, निदान, कॉज, ये सब हेतु है, यानी जिसकी वजह से व्याधि की उत्पत्ति होगी, दैट इज द हेतु। यानी हेतु विपरीत मतलब यानी जो कारण है उस कारण को चेंज करते हैं, निदान परिवर्तन चिकित्सा भी इसको बोलते हैं। हेतु विपरीत कोई निदान परिवर्तन बोलते हैं, यानी जिस कारण रोग की उत्पत्ति हो रही है, जिस हेतु जिस निदान के कारण रोग की उत्पत्ति हुई, उस हेतु को ही चेंज कर तो उसी को रोक दो। जैसे मैंने बोला कि अगर आपको पता है कि आप अंडा खाते हो तो आपको खांसी होती है या फिर कोई एलर्जिक है, किसी को हे फीवर है, या किसी को आप कह सकते हो क्या कहते हैं एनाफाइलेटिक शॉक आ जाता है एक पॉलन ग्रेन से। तो पॉलन ग्रेन क्या है? उसके लिए निदान है। और यहाँ पर मुझे क्या करना है, निदान के अपोजिट चिकित्सा, यानी मैंने क्या किया, पोलन को ही दूर कर दिया, यानी उस पेशेंट को पोलन का एक्सपोजर ही नहीं होने दिया, दैट इज द हेतु विपरीत चिकित्सा। अब देखिए इसी में अपन व्याधि विपरीत समझ लेते हैं। मैंने कहा किसी को एलर्जी है इनसे,
और अगर एलर्जी है तो अस्थमा हो गया उसको, ठीक है, उसको अस्थमा हो गया, फिर मैंने क्या करा, सिम्टोमेटिक रिलीफ करा, यानी उसका जो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन था, मैंने क्या कर दिया, उसको दवाई दे दी, साल्बुटामोल दे दिया, टर्बुटालिन दे दी, बॉम्बेट्रॉल दे दिया, साल्बिट्रॉल दे दिया, फॉर्मिट्रॉल दे दिया, कोई भी मैंने बीटा सिम्पेटो माइमेटिक्स दे दिए, तो उससे क्या होता है, ब्रोंको डायलेशन हो जाता है। यानी जो सिम्टम्स आए थे, सिम्टम्स को मैंने हटाने के लिए मैंने वहां पर किनका प्रयोग कर लिया, बीटा 2 सिम्पेटो माइमेटिक्स का प्रयोग कर लिया, जिसके कारण क्या होगा, जो क्या कहते हैं ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ था, क्या हो जाएगा, ब्रोंको डायलेशन हो जाएगा और पेशेंट को इजीली सांस आने लग जाएगी। यानी जो सिम्टम्स आ रहे थे, सिम्टम्स को प्रिसाइज करने के लिए मैंने क्या कर दिया, आपको एक तरीके से कह सकते हो, मैंने चिकित्सा कर दी, ट्रीटमेंट कर दिया, दैट इज द व्याधि विपरीत, सॉरी, यानी रोग के अनुसार व्याधि के अनुसार चिकित्सा करना कहलाता है व्याधि विपरीत। और मैंने बोला कारण ही खत्म कर दिया, पॉलन के लिए थोड़ा पॉलन बंद कर दो, ठंडे पानी से खांसी हो गई, ठंडा पानी बंद कर दिया। एक हो सकता है ठंडे पानी से खांसी हुई, मैंने कफ सिरप दे दिया, दैट इज द व्याधि विपरीत, जो सिम्टम्स आ रहे थे सिम्टम्स को रोकना चाहा। एक हुआ जड़ से खत्म कर दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। थोड़ा क्लियर हुआ आपको दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एक में आप हेतु खत्म कर रहे हो, जबकि एक में आप सिम्टोमेटिक रिलीज दे रहे हो। थोड़ा क्लियर हुई बात, दिमाग में घुसी? बताइए। यस सर। चलिए ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, हिंदी और पढ़ देता हूँ मैं, कह रहा है उन मल वृद्धि, मल क्षय से उत्पन्न रोगों का, दोषों की वृद्धि और क्षय के लक्षणों से ज्ञान कर, आपको ज्ञान करना है कि मल की वृद्धि हुई है या मल का क्षय हुआ है। पता कैसे चलेगा, आपको मैंने बताया था, मल की वृद्धि होगी तो क्या होगा, मल संग होगा या मल का उत्सर्ग होगा, बताइए। मल संग। मल संग होगा। मल संग होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि आप सिम्टम्स पहचानोगे कि मल की वृद्धि हुई है या मल का क्षय हुआ है, और उससे जो रोग हुए हैं उनका पहचान करके आप उनका ट्रीटमेंट करोगे। और ट्रीटमेंट कैसे करोगे, मात्रा कालो विचारेन, यानी मात्रा का और काल का विचार करके आप उसकी चिकित्सा कर दोगे। तो आगे लिख रहा है स्वस्थ व्रत का पालन करना चाहिए, तो मैंने बताया था कि स्वस्थ व्रत का पालन करने के क्या क्या लाभ है। लिख रहा है जो व्यक्ति विषम स्वस्थ व्रत है, अर्थात स्वस्थ व्रत के पूर्ण नियमों का पालन नहीं करता है, उसको रोग की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक, कोई नई बात नहीं है। आगे देखते हैं, इतना हो गया, थोड़ा सा और रह जाए तो चलिए। चलिए देखते हैं अगला श्लोक, श्लोक नंबर 46 कह रहा है माधवा प्रथमे मासी नवस्य प्रथमे पुनः सहस्य प्रथमे चा एव हार्य दोषा संचयम, यानी दोषों का निहरण काल बताया गया है कि आप किस काल में दोषों का निहरण करेंगे। तो क्या कह रहा है, माधव के प्रथम मास चैत्र में संचित कफ का, ठीक है, यानी चैत्र को क्या बोलेंगे, अगर वैशाख को माधव बोला गया है तो चैत्र क्या बोला गया था, बताइए आप मुझे, माधव के शिशिर में अकॉर्डिंग। चैत्र वैशाख थे। शिशिर में तो चैत्र वैशाख था, लेकिन मास को क्या नाम देंगे, दूसरा नाम बताइए मास का। मधु बताया था ना, तप नहीं बताया था, तपस मधु, मधु। वसंत का माधव था। लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कहते हैं इधर चैत्र वैशाख होता है ना, चैत्र वैशाख, चैत्र वैशाख, चैत्र वैशाख, यहाँ पर वैशाख को क्या बोला गया, माधव बोला गया है, ठीक है। अगर आपको ऋतु याद है, चलो अच्छी बात है, ऋतु के अपन कोरिलेट कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आपको, तो मैंने आपको शायद एक महीने याद कराए थे, महीने अगर किसी को याद हो तो बताइए, सबसे पहले तो मुझे हिंदी वाले महीने बताइए। अब अगर वैसे याद नहीं आ रहे, मधु माधव से ऐसे तब तपस्या वाले, तो आप मुझे सीधे ये बताइए सबसे पहले तो कि जो माधव था या क्या कहते हैं जो मधु था, इससे पहले मधु माधव तब तपस्या से पहले आप मुझे चैत्र वैशाख वाला सुनाइए स्टार्टिंग से, किसी को याद हो तो। चैत्र वैशाख माघ फागुन ज्येष्ठ आषाढ़, याद है किसी को ऐसे करके बारे में? हाँ सर, शिशिर में सुनाओ माघ पहले। फाल्गुन था, वसंत में चैत्र वैशाख, फिर ज्येष्ठ आषाढ़ ग्रीष्म में, श्रावण भाद्रपद वर्षा में, अश्विन कार्तिक शरद में, और मार्गशीर्ष और पौष हेमंत में। देखिए जो अभी आप देखिए कोरिलेशन बिठाना चाहें, देखिए मास, मैंने मास क्या क्या लिखा है, मधु लिखा है। अगर आपको याद हो, अब उनका मैंने आपसे सबसे पहले हिंदी महीने इसलिए सुने कि शायद आप थोड़ा भूल रहे थे। देखिए माधव इन्होंने पहले हिंदी कर दिया कि वैशाख क्या कि माधव लिख दिया। चैत्र वैशाख एक साथ आते हैं नहीं आते, आप मुझे बताइए चैत्र वैशाख किस ऋतु में आते हैं, चैत्र वैशाख बताइए, चैत्र वैशाख किस ऋतु में आते हैं, बसंत में आते हैं। तो सीधे सीधे मधु माधव आएगा नहीं आएगा, आप तब उससे बोल रहे थे, मधु माधव आएगा कि नहीं आएगा इसमें? यस सर, आएगा ना मधु मास के लिए।
ठीक है, तो यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत तो बताइए। ये नाम मैंने तभी आपको इतनी वजह से याद कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर भी काम आ रहे हैं वो। अब आगे देखेंगे, लिख रहा है नवस्य की प्रथम श्रावण। श्रावण को क्या बोलेंगे बताइए? नभ। अरे नव बोलेंगे, नव नव। यहाँ पर नवस्य लिख रहा है तो यहाँ पर नव होगा, यहाँ पर माधव लिख रहा है तो यहाँ पर मधु होगा, और यहाँ पर सहस्य लिख रहा है तो यहाँ पर क्या होगा? अगेन का सह होगा। बस सिंपल है, पहले लिख दिया। इतना सोचना कि आपको बिल्कुल इतना थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाया करिए कि अगर यहाँ पर माधव आ गया तो यहाँ पर मधु आएगा, यहाँ पर अगर नवस्य आ गया यहाँ पर तो यहाँ पर नव आएगा, यहाँ पर सहस्य आ गया तो यहाँ पर सह आएगा। सिंपल कॉमन सेंस लगाना है, बाकी कुछ नहीं है इसमें चरक में। थोड़ा कॉमन सेंस, थोड़ा जो कंटेंट याद करने इसको अपन याद कर लेंगे, तो चरक से कुछ नहीं है। ठीक है, तो सिंपल आपको याद कर लेना है NSM। इतना दिमाग में पढ़ना ही नहीं है कि 200 का क्या कहते हैं शोधन काल क्या है, NSM। एस से क्या है? नव। एस से क्या है? सह। एम से क्या है? मधु। यानी क्या शोधन करोगे, क्या कहते हैं, तो लिख देते हैं इधर NSM, यानी वात पित्त कफ। वात के लिए नव, पित्त के लिए सह, कफ के लिए मधु। तो यही तो लिख रहा है कि माधव की प्रथम क्षेत्र में कफ का, नव के प्रथम, नवस्य के प्रथम मास श्रावण यानी कि नव में वात का, नासिक एन भी हो गया ना, NV, NSM VP यानी ऐसे ऐसे ऐसे, यानी नव में वात का, सह में पित्त का, मधु में कफ का। ये बात समझ में आई नहीं है? आप मुझे बताइए। नीचे भी ये बात लिख रही है, नीचे हिंदी महीने में लिख दिया चैत्र में श्रावण अगेन में कफ वात और पित्त का निहरण वमन के द्वारा, बस्ती और विरेचन के द्वारा करना चाहिए। ये बात क्लियर है? नहीं क्लियर है? कुछ नहीं, अष्टांग वाली बात को कह दिया कि जो जो ऋतु है क्या कहते हैं प्रकोप होता है, उसी ऋतु के प्रथम मास में क्या कहते हैं आप उसका समन कर दोगे। साधन ऋतु बताई जाती है, जैसे उधर अष्टांग में थी, इस तरीके से यहाँ पर चर्चा बताई गई है। आप याद कर लोगे NSM, नव, नव में वात का, एस यानी सह, सह में पित्त का, ए मतलब मधु, मधु में आपके कफ का। क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ेंगे। पंचकर्मा तथा रसायन वाजीकरण का प्रयोग। तो देखिए इसमें एक कुछ नहीं, इस पूरी लाइन की बात कही गई है, मैंने ऊपर लिख दिया किस तरीके से आपको प्रयोग करना है। तो सबसे पहले आपको जो व्यक्ति है जिसका आपको, जिसमें आपको रसायन या वाजीकरण का प्रयोग कराना है, तो सबसे पहले आप उसका स्नेहन कराएंगे, स्वेदन कराएंगे। स्नेहन स्वेदन के उसका पंचकर्म कराएंगे, और पंचकर्मा के बाद लास्ट में आपको रसायन वाजीकरण का प्रयोग करना है। तो ये बात लिख रही होगी कि स्नेहन स्वेदन से जिस व्यक्तियों का शरीर परिष्कृत है, उन लोगों के लिए बुद्धिमान वैद्य वमन विरेचन और वस्तीकरण तथा शिरोविरेचन को कराए। इसके बाद आपको सिद्ध रसायन और ब्रश्य का प्रयोग करना है। पहले स्नेहन स्वेदन नंबर 1 है, नंबर 2 पंचकर्म, पंचकर्मा के अंदर ही वमन विरेचन शिरोविरेचन वस्ती सब आ जाता है, और नंबर 3 लास्ट में आपको रसायन और वाजीकरण का प्रयोग करा। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिख रहा है पंचकर्मा तथा रसायन वाजीकरण के लाभ। क्या फायदे होते हैं सेवन करने से? तो मैंने आपको बताया था कि शरीर बल की वृद्धि होती है, जो धातु है क्या कहते हैं धातु का निर्माण बढ़ जाता है। ठीक है, रसायन के मतलब क्या है कि धातुओं की वृद्धि हो जाए, धातुएं नई बनी रहे, यानी धातुओं में बुढ़ापा यानी धातुओं में वृद्ध अवस्था देर से आएगा, और जिस कारण जो पर्सन होता है उसमें जो बुढ़ापा होता है, जो जरा होता है, वो लेट आता है। ठीक है, फिर आगे लिख रहा है निज रोग की अनुत्पत्ति में संबंधित उपसंहार। हिंदी पढ़ेंगे, श्लोक में कुछ विशेष नहीं है। लिख रहा है ये उपयुक्त विधियां इस प्रकार बताई गई हैं कि निज व्याधियों की उत्पत्ति ना हो, इतर आगंतुक मानसिक आदि रोग की उत्पत्ति ना होने पावे, इसकी विधि आगे उपदेश करेंगे जो अभी बताई जा रही है। अब देखिए क्या आगे विधि है, कुछ नहीं है, बस फालतू की बातें हैं, 10-15 मिनट का काम है। बस एक टॉपिक इसके अंदर दही के बारे में, दही के बारे में बताइए कि दही कब खाना है कब नहीं खाना है। इससे पहले जब मैं आपको चैप्टर 6 पढ़ा रहा था, मैंने बोला था कि दही कब खाना है कब नहीं खाना है, इसके बारे में आगे चैप्टर में बात करेंगे। तो वो समय आ चुका है जब हम दही के बारे में बात करेंगे, किस ऋतु में खाना है, किस ऋतु में नहीं खाना, किस समय खाना है, किस समय नहीं खाना, क्या राइट टाइमिंग है, ये सारी बात अपन इस अध्याय के अंदर करेंगे। आइए देखते हैं। पहले लिख रहा है हेडिंग देखेंगे, आगंतुक तथा मानसिक रोगों के हेतु क्या कारण होते हैं और चिकित्सा। तो देखिए श्लोक नंबर 52 सेकंड हाफ हाईलाइट हो रहा है। मनोविकार अस्ते अपयुक्ता सर्वे प्रज्ञा अपराध। कह रहा है जितने भी मानसिक विकार है, जितने भी मनोविकार है, सबका कारण क्या है? सर्वे पे प्रज्ञा अपराध। सभी रोगों का कारण क्या है मानसिक विकारों का? प्रज्ञा अपराध। धी धरती स्मृति का विनाशी, सर्वे यानी सारे मानसिक रोगों की कलेश की जड़ है। ठीक है, तो क्या कह रहा है? भूत लगने से, विष के भक्षण से, झंझावात से, अग्नि में जल जाने से, आघात लगने से आगंतुक रोग होती है। ठीक है, पता है, मैंने आपको बता दिया आगंतुक कैसे होते हैं। भारी चोट लग गई, अग्नि में जल गए, किसी ने शराब, कोई भूत पिशाच लग गया, इन्हें सबके आपके आगंतुक रोग होते हैं।
फिर कह रहा है और ईर्ष्या यानी जलन, शोक, दुख, भय, डर, क्रोध, गुस्सा, अहंकार, ईगो और द्वेष, इन सब से आदि मन के विकार, ये सभी प्रज्ञा अपराध से माने जाते हैं। तो ध्यान रखना है, क्या कहते हैं कि प्रज्ञा अपराध किससे हो रहा है, प्रज्ञा अपराध के कारण क्या होता है, सारे मानसिक विकारों के कारण प्रज्ञा अपराध है। तो आपको ये लाइन याद कर लेनी है, रेफरेंस के पर्पज से भी और मानसिक रोगों के हेतु के पर्पज से भी। ठीक है, तो कोई पूछ ले कि मानसिक विकारों का कारण क्या है, तो आप बोलोगे मनोविकार अस्ति अप्युक्ता सर्वे प्रज्ञा अपराध जा, सर्वे प्रज्ञा अपराध जा। ठीक है, अगर आपको इतना लाइन याद नहीं हो रही तो सब सिंपल हिंदी में याद कर लोगे कि मानसिक विकारों का कारण क्या होता है, प्रज्ञा अपराध होता है। जब तक आपकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी तब तक आप प्रज्ञा अपराध नहीं करोगे, तब तक आप मनोविकार की उत्पत्ति नहीं कर पाओगे, जब तक आपका प्रज्ञा अपराध नहीं होगा, मतलब आपकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी। आप खुद सोचिए, मानसिक विकार होने के लिए जरूरी है कि मन में कोई कमी आ जाए, बुद्धि में कोई कमी आ जाए, यानी एक तरीके से धी धृति स्मृति में से किसी का विनाश हो जाए या सबका विनाश हो जाए, तभी जाके आपके मानसिक विकारों की उत्पत्ति हो सकती है। यानी जरूरी है मानसिक विकार की उत्पत्ति के लिए आपके अंदर प्रज्ञा अपराध का होना। नीचे देखेंगे, नीचे दो बातें हाईलाइट कर रखी है, लिख रहा है प्रज्ञा अपराधमता सर्व दोष प्रकोप कम, यानी जो प्रज्ञा अपराध है ये सभी दोषों को प्रकोप करने वाला होता है। प्रज्ञा अपराध से वात, पित्त, कफ सभी दोषों का प्रकोप होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है कि चरक शारीरिक एक में बताई गई है, आप रेफरेंस याद करोगे कि चरक ने प्रज्ञा अपराध को क्या बताया है, तो आप बताएंगे सर्व दोष प्रकोपकम, मानसिक विकारों अपयुक्ता, यानी मानसिक दोषों, मानसिक विकारों को उत्पन्न करने वाला, सर्व दोष, सारे दोषों को उत्पन्न करने वाला, सारे दोषों का प्रकोप करने वाला प्रज्ञा अपराध होता है। तो आगे लिख भी रहा है कि आगंतुक तथा मानसिक रोग प्रज्ञा अपराध से होते हैं, यानी आपने यहाँ पर ये सीखा कि मानसिक विकार भी प्रज्ञा अपराध से हो रहे हैं, आगंतुक रोग भी प्रज्ञा अपराध से हो रहे हैं, सर्वदोष प्रकोप कम भी प्रज्ञा अपराध से हो रहा है। कहाँ पर बताया गया, तो रेफरेंस में लिख रहा है कि अगर आपसे पूछे मनोविकार अस्ति अप्युक्ता सर्वे प्रज्ञा अपराध से, ये कहाँ पर आया है, चरक सूत्र 7 में आया है। कोई आपसे पूछे प्रज्ञा अपराधम सर्व दोष प्रकोप, ये कहाँ पर आया, तो आप बोलेंगे चरक शारीरिक 1 में आया है। ठीक है, तो कोई 2-3 बात ध्यान रखनी है। आगे कुछ अलग नहीं है कि आगंतुक रोगों की अनुत्पत्ति का उपाय, यानी क्या उपाय आप करेंगे अगर आपको प्रज्ञा अपराध मतलब आगंतुक रोग शांत करने, तो ध्यान रखना है सबसे पहले आपको प्रज्ञा अपराध का त्याग करना है, अपनी बुद्धि सही डायरेक्शन में लगानी है, धीरे धीरे स्मृति का अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना है। दूसरा, इंद्रियों को कंट्रोल रखना है, इंद्रियों को कंट्रोल रखना मतलब इंद्रियों के जो भाव है उनको शांतिपूर्वक हैंडल करना। ठीक है, और उसके अलावा अपनी स्मरण शक्ति जो है, स्मृति जो उसको भी ठीक रखना है, काल का, आध्यात्मिक ज्ञान का चिंतन करना है, सद्व्रत का पालन करना है। सद्व्रत कहाँ पर आएगा, चरक सूत्र 8 में आएगा, यानी अगला चैप्टर जो है चरक सूत्र 8 इंद्रिय उपक्रमणीय अध्याय, उसमें हम पढ़ेंगे सद्व्रत क्या होता है। सद्व्रत का मतलब होता है सोशल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए। लगभग 4 से 5 चीज हम यही पढ़ेंगे, क्या करना है क्या नहीं पढ़ना। इतनी सारी हिंदी है, आप लोगों का काम ज्यादा रहेगा, मैं तो बस मेन बातें बता दूंगा आपको, बाकी हिंदी आप पढ़ते रहिएगा उसमें। ठीक है, ये सब बातें हैं। तो लिख रहा है बुद्धिमान व्यक्ति को रोग उत्पत्ति होने से पहले ही कार्य कर लेना चाहिए, जिससे हो सके। आगे आप्तोपदेश पालन, अगर आप्तोपदेश का पालन करोगे तो क्या लाभ देखने को मिलेंगे, तो कह रहा है आप्तोपदेशा प्रज्ञानम प्रतिपत्तिश्च कारणम, यानी ये कह रहा है कि जो लोग आप्त पुरुष की बातों का पालन करते हैं, उनके उपदेशों का पालन करते हैं, उनको बेसिकली रोग की उत्पत्ति नहीं होती। यानी अगर आपको रोग की उत्पत्ति से या रोग से बचना है तो आपको जो आप्त पुरुष है, जो सिद्ध पुरुष है, उनकी बातों का पालन करना चाहिए। ठीक है, तो ये लिख रहा है सबसे पहले उनकी बातों को ज्ञान करें, यानी आपको उपदेश का ज्ञान करना चाहिए। नंबर 2, उसको फॉलो करना चाहिए, तो रोग की उत्पत्ति नहीं होगी। ये नहीं सिर्फ उनकी बात सुनी रहे हैं, जैसे कहीं गए क्या कहते हैं गीता भागवत सुन ले, क्या कहते प्रवचन सुन करके आ गए, फॉलो नहीं कर रहे, यानी आपको उनकी बात ज्ञान तो करना ही करना है, साथ में अपने दैनिक जीवन को उतारना भी है। दैट इज द मूल कारण पर रोगों की अनुत्पत्ति के लिए, या कि क्या कह सकते हो रोग की उत्पत्ति ना होने देने के लिए जरूरी है कि आप बातों को सुनकर भी आए, उनको ध्यान भी करें और उसको अपनी डेली रूटीन में लेकर भी आए, उसको फॉलो भी करें। आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब कुछ बातें कही गई हैं शब्द सर्वदोष प्रकोप के लिए। प्रज्ञा अपराध को विदारी गंधा को कहा जाता है कि विदारी गंधा इंसान को प्रकोप करता है। शब्दव्रत का वर्णन कहा था चरक सूत्र 8 में आता है। ये तब की बात है जब मैंने चरक पढ़ना स्टार्ट करा था, जो भी बातें मुझे अच्छी लगती थी टीचर की, अपने बॉस की, मैं एक साइड में लिख लिया करता था। ठीक है, तब की बात है ये। अरे साथ ना करने योग्य पुरुष, किसको आप अपने साथ नहीं लगाओगे, कुछ नहीं आप खुद पढ़ सकते हो, जो आपका मजाक बनाए, जो आपको कहते हैं नुकसान पहुंचाने की चाह रखता हो, जो आपकी दान की इच्छा रखता हो, जो आपकी शत्रु के साथ मिला हुआ हो, जिसके अंदर दया नहीं हो, जो धर्म का सेवन नहीं करता हो, जो क्या कहते हैं एक तरीके से झूठ बोलता हो, जो हमेशा दूसरे की बुराई करता हो, जो चालाक हो,
इन लोगों को अपने साथ कभी भी नहीं रखोगे। और किसको अपने साथ रखोगे? जो होशियार हो, जो शील हो, दयालु हो, जिसकी स्मरण शक्ति अच्छी हो, जो बड़े बूढ़े लोगों की सेवा करता है, गुरु की सेवा करता है, दूसरे के स्वभाव को जानता है, ठीक है, जिसके अंदर शारीरिक रोग नहीं है, जिसके अंदर मानसिक रोग नहीं है, उन लोगों को साथ रखोगे। कॉमन सी बात है, किसको साथ रखोगे, किसको साथ नहीं रखोगे, हमारे अनिल बताया है। तो आप ज्यादा नहीं, बस इसकी हिंदी पढ़ लीजिएगा। मैंने बस एक बेसिक बात बता दी, किसको रखोगे किसको नहीं रखोगे, बस एक बार आप पढ़ लोगे। पर आगे लिख रहा है सदा हित सेवन करना चाहिए, यानी हमेशा आपको अच्छी चीजों का सेवन करना चाहिए, चाहे आहार हो, चाहे विहार हो, चाहे चेष्टा हो। लिख रहा है आहार आचार चेष्टाशु सुख अर्थी प्रेत चेचा, यानी इस संसार में और मरने के बाद जिसको सुख की इच्छा चाहता है कि मुझे यहाँ भी और इहलोक और परलोक दोनों लोकों में सुख मिले, उसको हितकर वस्तुओं का सेवन करना चाहिए। हितकर वस्तु आहार, अच्छा व्यवहार, अच्छा आचार, अच्छी चेष्टाएं, कोई भी गलत एक्टिविटी नहीं, इन सबका सेवन करना चाहिए। अब अगला इंपॉर्टेंट प्रकरण है, उदाहरणार्थ दही का प्रकरण इंपॉर्टेंट है कि दही कब खाएंगे कब नहीं खाएंगे, कब मेरी बातें कह रहे हैं। तो लिख रहा है ना नक्तम दधी भुंजीत ना चा आपका घट शर्करम ना नामुद्रम यूषम ना छौद्रम ना उष्णम ना मल के विना, मतलब ना नक्तम दधि भुंजितम ना चाप्य आश्यकृतम, यानी ना नक्तम दधि भुंजितम, यानी रात्रि में आपको दही नहीं खाना, चा आपका घृत बिना घी के नहीं खाना, शर्करम बिना शक्कर बिना चीनी के नहीं खाना, ना उद्रम ऊषम बिना मूंग की दाल के नहीं खाना, ना छौद्रम ना छौद्र मतलब छौद्र मतलब मधु बिना शहद मिलाई नहीं खाना, ना उष्णम गर्म करके भी नहीं खाना, ना अमल के बिना और बिना आंवला बिना अमल की मिलाई भी नहीं खाना, यानी बिना घी मिलाए नहीं खाना, बिना चीनी मिलाए नहीं खाना, बिना मूंग की दाल मिलाई नहीं खाना, बिना मधु मिलाए नहीं खाना, कभी गर्म करके नहीं खाना दही को, और कभी आंवला मिलाए बिना दही नहीं खाना, और रात में तो खाना ही नहीं है दही। तो कुछ बात की कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आप याद कर लोगे। पर लिख रहा है किस किस ऋतु में नहीं खाओगे, तो मैंने चित्र भी लिख दी है। शरद को ग्रीष्म ऋतु में बसंती को नहीं खाना, शरद को ग्रीष्म ऋतु में बसंती को नहीं खाना, या हे शिव वर्षा ऋतु में दही खाया करो। ठीक है, तो किसमें खाना है किसमें नहीं खाना तो चित्र अलग है। हे शिव यानी हेमंत, शिव से शिशिर, वर्षा, इन तीनों ऋतु में आप दही खा सकते हो। और नहीं खाना यानी शरद में, ग्रीष्म में, वसंत में नहीं खाना। मैंने कहा कि ग्रीष्म में गर्मी बहुत पड़ती है इसलिए नहीं खाना, दही उष्ण भी है। शरद क्या है, पित्त का काल है, पित्त काल है, पित्त का प्रकोप हो जाएगा, नहीं खाना, उष्ण भी है। बसंत में क्या है, कफ का प्रकोप हो जाएगा, गुरु है, शीत है, इसलिए कफ का प्रकोप हो सकता है, तो आपको नहीं खाना। शीत इंदा सेंस जनरली संस्कार करके देते हैं, फ्रीज में खाओ दही, ठंडा दही, कि आपको जैसे ऊपर ही बताया था कि दही को आपको गर्म करके नहीं खाना, यानी कि जनरली दही अपन ठंडा लेते हैं और दही भारी तो होता ही है, इसलिए ये कफ का प्रकोप कर देता है। तो यहाँ तक की बात हो गई। आइए आज देखा, बस एक रखा है दधी संबंधी उपाय, दही खाने के जो नियम बताए गए हैं, अगर आप उन नियम को नहीं मानते, उनका सेवन नहीं करते, उनका पालन नहीं करते, तो आपको ज्वर हो सकता है, रक्तपित हो सकता है, विषर्प, कंडू, पांडु, भ्रम, कामला, इन रोगों की उत्पत्ति हो सकती है। फिर बता दी इसके अंदर क्या क्या है, बता दिया, धारणीय वेगाएं, अधारणीय वेगाएं, चिकित्सा आई है, हितकर का वर्णन आया है, ठीक है, और रोग उत्पन्न ना हो सके इसके लिए बातें आई है, ठीक है, इन सब की बातें आएंगी। सेक्शन ये मतलब हमारा पूरा पीडीएफ को मैं अपलोड करवा दूंगा। तो मुझे सभी बच्चे बताएंगे क्या क्लियर है आज का लेक्चर, चैप्टर 7 क्लियर है, ना वेगन धारण मत क्या है, क्लियर है सब बच्चों को? यस सर। चलिए बहुत अच्छी बात है, और सब बच्चे बताइए, और बच्चे बताइए, अनुराग, आशीष, गायत्री, शिवांगी, रोशनी, सब बच्चे बताइए सर, क्लियर है? यस सर। हाँ कोई सर वो पूछ रहा है उसमें कुछ? थोड़ा कंफ्यूजन था, वो किसमें गायत्री? एनपीवी वात पित्त कफ, वो नव नमस्ते। अच्छा चलिए मैं बताता हूँ उसको। देखिए पहले नव था, फिर सह था, फिर मधु था। नव मतलब क्या कहते हैं, चैत्र के लिए बोला गया था, मैं चैत्र लिख देता हूँ यहाँ पर। सह, सहज से, ये सह जो था वो किसके लिए बोला गया था, मैंने आपको याद कराया था, मार्क्सिस्ट के लिए।
सह बोला गया था। मधु बोला गया था चैत्र के लिए, सॉरी उल्टा हो गया, मधु चैत्र के लिए बोला गया है, नव चैत्र के लिए नहीं बोला गया। नव श्रावण आए के थे, लिए बोला था। हाँ नव श्रावण के लिए बोला गया, उल्टा लग गया। नव श्रावण के लिए, ठीक है। तो मैं बता रहा था जो नव है, नव, अब इनकी ऋतु भी नीचे लिख देते हैं, नीचे ऋतु भी लिख देते हैं, जिससे एक क्वेश्चन और हो जाए। जो नव है, नव नवस्य, ये कौन सी ऋतु में आ रहा था नव नवस्य, अगर आपको याद हो तो आपको ध्यान रखना है। नव नवस्य वर्षा में आ रहा था। वर्षा। सहस से किस में आ रहा था? सहस से बताइए। हेमंत। 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 मधुमाधव बसंत में। वसंत। तो बस कुछ नहीं करना, आपको याद करना है, बस सिंपल बात करम। नव यानी यहाँ पर इसमें क्या हो रहा था? वात का आप ट्रीटमेंट कर रहे थे, वात का। इसमें पित्त का, और इसमें कफ का, बस सिंपल। तो इधर नव से क्या था? एन, सह से क्या था? एस, मधु से क्या था? एम, एन एस एम, तो याद कर लोगे एन एस एम वी ए के, यानी पित्त का एस में, वात का एन में, और कफ का एम में। यानी वात का शमन नव में, पित्त का शमन सह में, और कफ का शमन मधु में। ये याद करने की ट्रिक थी और कुछ नहीं था, एन एस एम। बाकी तो श्लोक में वैसे दे रखा है, जो श्लोक में लिख रखा है उसी को मैंने इस पूरे बोर्ड पर लिख दिया, बल्कि श्लोक में ये ऋतु में लिख रखी थी, मैंने ऋतु और ऐड कर दी। अब क्लियर है गायत्री? यस सर। तो इसी पीडीएफ को मैं अपलोड करवा दूंगा, जिससे कोई समस्या ना आए, आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी कोई और समस्या तो बताइए, चैप्टर से रिलेटेड है। कुछ चैप्टर पूरा हो चुका है, पूरा जितना पीजी लेवल पे होना चाहिए था, जितनी एक्स्ट्रा बातें थी, जो वेग के बारे में तो कुछ मैंने आराम से लिख कर आपको बता दिया है। कुछ भी समस्या आ रही है तो आप बेझिझक बिंदास पूछ सकती हैं। चलिए मैं आप लोगों से पूछता हूँ, फिर आप लोग चैट सेशन खोल लीजिए, अपना चैट सेशन लिख कर मुझे फटाफट आंसर करेंगे आप लोग। या फिर अगर आप बोलकर करना चाहें तो बोलकर कर दीजिएगा, मेरे लिए और आसानी रहेगी, मुझे कम देखना पड़ेगा, थोड़ा जवाब भी देंगे। तो मुझे आप ये बताइए कि अब पीड़ा किस वेग की चिकित्सा में कर रहे थे? अब पीड़ा का सेवन। मूत्र रोग। मूत्र रोग, बहुत अच्छा। एक चरण का शब्द आया था, चरणायुधा, वो किस में दे रहे थे? चरणायुधा किस में दे रहे थे आप? मुर्गे का मांस। शुक्र। शुक्र के लिए, बताइए। शुक्र के लिए। शुक्र वेग, बहुत अच्छा, शुक्र के लिए बहुत अच्छा। अब मुझे एक क्या कहते हैं वो बता दीजिए, पिपासा वेग निकले, मैंने क्या ट्रिक बताई थी पिपासा वेग निकले के लिए? बहरापन पिपासा आता है। वेग निकले नहीं, ट्रीटमेंट पूछ रहा हूँ, ट्रीटमेंट। स्प्राइट बताया था सर। बहुत अच्छा, स्प्राइट। चलिए बहुत अच्छा। इसके अलावा मुझे क्या कहते हैं मल वेग की चिकित्सा बता दीजिए। मल वेग को रोकने, सप्रेशन ऑफ फीकल मैटर के लिए क्या चिकित्सा बताई थी मैंने आपको बताया था, आप अध्ययन कराओगे, बर्ती दोगे। बर्ती मैंने इसमें इंपोर्टेंट बताई थी एक बार। हाँ, मलवर्ती मैंने आपको बताया था यूनिट। इसके अलावा एक अन्नपान था, कौन सा अन्न था वो? कौन से अन्न का सेवन कराओगे उसमें? बताइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कुछ बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करते हैं, बहुत अच्छा। परमार्थी अन्नपान, ठीक है। तो चलिए इसके साथ हमारा ये चैप्टर 7 तो खत्म होता है, ठीक है। चैप्टर 7 कंप्लीट होता है। उम्मीद है सबको बात क्लियर हो गई है। चलिए ठीक, बहुत अच्छा।